हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास के अंदर हम लोगों ने मेवाड़ के राजवंश से रिलेटेड पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे राणा शाखा के अंदर महाराणा प्रताप। देखिए, महाराणा कब से लगा या फिर महाराणा की उपाधि कब से स्टार्ट हुई थी? जब राणा कुंभा थे तब इनको महाराणा की उपाधि इनके स्टार्ट करी गई थी। महाराणा कुंभा इन्हीं से स्टार्ट हुआ था। उसके पहले ये सिर्फ राणा लगाया करते थे। तो ये जो राणा शाखा है, इसके अंदर हम लोगों ने राणा हमीर को पढ़ा, उसके बाद राणा खेता को पढ़ा, उसके बाद राणा लाखा को पढ़ा, उसके बाद राणा मोकल को पढ़ा और उसके बाद हम लोगों ने महाराणा कुंभा को पढ़ा। इस तरीके से आपको याद रखना है। आगे चलते हुए रायमल को पढ़ा, फिर महाराणा सांगा, महाराणा रतन, फिर महाराणा विक्रमादित्य और महाराणा उदय सिंह जी। महाराणा उदय सिंह जी के पुत्र हुए थे, जिनका आपको याद रखना है। महाराणा उदय सिंह जी के 3 पुत्र थे, एक प्रताप सिंह, दूसरा शक्ति सिंह और तीसरा जगमाल। और इन 3 जो पुत्र थे, ये तीनों ही अलग अलग जो रानियां थी, इनकी ये संतानें थी। जैसे आपको बता देता हूँ, महाराणा उदय सिंह जी की एक पत्नी थी या रानी थी जयवंताबाई, जिनसे महाराणा प्रताप हुए थे, जो सबसे बड़े थे। फिर एक सजनाबाई थे इनकी रानी, जिनसे शक्ति सिंह हुए थे। और एक थी भटियानी रानी धीरबाई, जिनसे जगमाल थे। आपको मैंने बताया था होली के दिन राणा या फिर महाराणा उदय सिंह जी का देहांत हो गया था। तो उस समय बड़ा पुत्र महाराणा प्रताप तो दाह संस्कार में आया, लेकिन जगमाल जो थे वो उस दाह संस्कार में नहीं आए। तो वहाँ के जितने भी सरदार थे वो नाराज हो गए थे और जगमाल को जो रानी भटियानी धीरबाई थी, वो राणा उदय सिंह के काफ़ी करीब थी और उनके प्रभाव में आकर छोटे पुत्र जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, जिसकी वजह से वहाँ के सारे सरदार नाराज हो गए थे। लेकिन योग्य आपके राणा प्रताप या फिर महाराणा प्रताप ही थे, तो उनको ही फिर बाद में जाके कुंभलगढ़ के दुर्ग में उनका राज्याभिषेक किया था। और राज्याभिषेक के समय मारवाड़ के रावचंद्र सेन भी उस राज्याभिषेक समारोह में उपस्थित हुए थे। इस तरीके से सारी बातें आज हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। जो जगमाल थे, वो जगमाल अकबर की शरण में चले गए। आपको याद रखना है, सिरोही का एक सबसे मतलब ऐसा कह सकते हैं कि प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, दातानी का युद्ध, जो कि सुल्तान देवड़ा और मुग़ल सेना के मध्य हुआ था, जिसके अंदर मुग़ल सेना और जगमाल उस दातानी के युद्ध में अकबर की तरफ से थे और सुल्तान देवड़ा, जो कि सबसे शक्तिशाली सिरोही के शासक रहे थे, उनके बीच में ये युद्ध हुआ था, जिसके अंदर मुग़ल सेना के साथ ये जगमाल उस युद्ध में लड़ते हुए मारा गया था। तो ये सारी जानकारी आज हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो आपको डिटेल के साथ मैं पढ़ा रहा हूँ। महाराणा प्रताप, देखिए, इनका शासनकाल 1572 से लगाकर 1597 ईस्वी तक रहा था। देखिए, दूसरा, इस टॉपिक से आपके 100% हर कोई एग्ज़ाम में, जब भी राजस्थान का कोई एग्ज़ाम होगा, उसके अंदर इससे क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। चलिए, दूसरा, मैं आपको कोई इतने जोश और मतलब कोई अलग तरीके से कहानियों से रिलेटेड मैं पढ़ूंगा नहीं। मैं सिर्फ आपको टू द पॉइंट, जितना आपको महाराणा प्रताप से रिलेटेड आपको पढ़ना है, उनसे रिलेटेड जितनी जानकारी आपको जुटानी है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ूंगा। दूसरा, इसमें न कोई कॉमेडी या कोई अलग तरीके से कोई कहावतें या कोई स्लोगन वगैरह में इसमें कुछ भी आपका टाइम वेस्ट करने वाला नहीं हूँ। थोड़ा सा ध्यान से आप लोग सिर्फ पढ़ते जाइए और अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। चलिए, महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को
ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 1597 ईस्वी को हुआ था। ये आपको इस जन्म से रिलेटेड आपको दोनों तरीके से विक्रम संवत और आपका ईस्वी सन दोनों पूछा जाता है। जो भी आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा आपको उसके अनुसार, जब आपको ईस्वी सन दिया जाए तो 9 मई 1540 ईस्वी याद रखना है, और विक्रम संवत पूछा जाए तो ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया को 1597 विक्रम संवत को आपको याद रखना है। इनके पिताजी राणा या फिर महाराणा उदय सिंह जी थे। माता का नाम जयवंता बाई थी, जो कि पाली के अखीराज सोनगरा की पुत्री थी। आपको याद रखना है अखीराज सोनगरा ये पाली के शासक थे, और जब हल्दीघाटी युद्ध होगा तो उसके अंदर भी अखीराज सोनगरा इसमें इनके महाराणा प्रताप का सहयोग करेंगे। यही जयवंता बाई इन्हीं की पुत्री थी, और ये महाराणा प्रताप की माता थी, और महाराणा प्रताप के नाना कौन थे? अखीराज सोनगरा। चलिए आगे बढ़िए। इनका जन्म स्थान, महाराणा प्रताप का जन्म स्थान बादल महल कटारगढ़, जो कि कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर ही है। कुंभलगढ़ जो दुर्ग है वो आपका राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर ही एक छोटा सा ऊपर दुर्ग बना हुआ है जिसको बादल महल कहते हैं, वो है आपका कटारगढ़। कटारगढ़ के अंदर इनका 9 मई 1540 ईस्वी को जन्म हुआ था। इनका राज्याभिषेक 1 मार्च 1572 ईस्वी को गोगुंदा में हुआ था, जब महाराणा प्रताप की जहाँ पर देहांत हुआ था उस टाइम में फिर इनका राज्याभिषेक हुआ था। लेकिन इनका जो वास्तविक या फिर परंपरागत जिसको हम लोग कह सकते हैं सही तरीके से जो राज्याभिषेक हुआ था वो कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। चलिए, इनका बचपन का नाम कीका था, इनको कीका के नाम से भी जाना जाता था। साहित्यिक नाम, अगर साहित्य के अनुसार जितने भी साहित्य लिखे गए, पाथल और पीथल आपको याद रखना है। ये पातल गलत लिखा हुआ है, पाथल इसमें पढ़ना है और पीथल पढ़ना है। पीथल पृथ्वी सिंह राठौड़ पढ़ना है, जो कि बीकानेर के थे, आपको याद रखना है। फिर इनको गागरोन दुर्ग के अंदर रखा गया। ये सारा इस तरीके से था, जो कि पीथल जो कि बहुत बड़े विद्वान थे, कवि थे पीथल, और पाथल जो कि महाराणा प्रताप से रिलेटेड था। पाथल महाराणा प्रताप को कहते थे। इनके उपनाम मेवाड़ केसरी, हिंदुआ सूरज, भारत का वीर पुत्र। भारत का वीर पुत्र नाम से एक आपके फिल्म भी बनी हुई है, आपको याद रखना है। फिर हल्दीघाटी का शेर। इनके राज्याभिषेक कब हुआ था, कहाँ हुआ था? देखिए, राज्याभिषेक कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। इस राज्याभिषेक के अंदर महाराणा के राव चंद्रसेन उपस्थित थे। राव चंद्रसेन को राणा प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है, ऐसा आपको याद रखना, क्योंकि ये भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। इन्होंने अकबर के उम्र इन्होंने विरोध किया था उनका। आगे देखिए, राज्याभिषेक को राजमहलों की क्रांति कहते हैं, ऐसा भी आपको याद रखना। मतलब कभी पूछा जाए राजमहलों की क्रांति किसको कहते हैं, तो आपको बताना है राज्याभिषेक को राजमहलों की क्रांति कहते हैं। जब इनका राज्याभिषेक हुआ तो उस समय कमर के ऊपर एक तलवार बांधी जाती है, तो महाराणा प्रताप के कमर पर तलवार किसने बांधी? तो याद रखना है कृष्णदास जी चुंडावत, इन्होंने इनके कमर पर तलवार बांधी थी। ये देखिए, मैंने एक चार्ट के थ्रू मैंने आपको बताया, महाराणा उदय सिंह जी की 3 पत्नियां थी, 3 रानियां थी, एक जयवंता बाई, एक सजना बाई, तीसरी धीर बाई जो कि भटियानी रानी के नाम से जानती थी, जो सबसे छोटी रानी थी। इनके प्रभाव में काफ़ी ज़्यादा थे उदय सिंह जी, और मरते इन्होंने इनके प्रभाव में अपने पुत्र जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। लेकिन उम्र में या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि गुणी जो शासक बनने वाले थे उत्तराधिकारी, जिनके अंदर एक राजा के गुण थे, वो महाराणा प्रताप ही थे। तो इनको जो जयवंता बाई से ये इनकी संतान थी, तो वो राजा बनने के लिए वो योग्य थे, लेकिन योग्य इन्होंने जगमाल को पहले ही घोषित कर दिया था। तो राणा जी का जब दाह संस्कार हो रहा था तब जगमाल उस में राज्याभिषेक के उधर चल रहा था, और यहाँ इनका दाह संस्कार में नहीं आए थे, तो उससे वो सब नाराज़ हो गए थे, विरोध किया था,
अब विरोध किस किसने किया था देखिए, आपको पता होना चाहिए। अखीराज सोनगरा जो कि पाली के थे, महाराणा प्रताप के नाना जी थे, राम सिंह तंवर ग्वालियर के राजा थे, उन्होंने भी इसका विरोध किया था। विरोध करने से जगमाल जो था वो अकबर की शरण में चला गया और अकबर ने जहानपुर और आंधी की उनको जागीर दे दी थी। तो जहाजपुर की अगर उनको जागीर किसने दी, अकबर के द्वारा दी। अकबर की शरण में चले गए जगमाल। आपको याद रखना है, जगमाल जो कि धीरबाई भटियानी रानी धीरबाई की मतलब संतान थी महाराणा उदय सिंह जी की। इस तरीके से भी आपको याद रखना है। जगमाल वही जिसने दातानी का युद्ध 1583 ईस्वी में सुल्तान देवड़ा के विरुद्ध लड़ा था मुगल सेना के साथ। मुगल सेना वही आपके अकबर की सेना के साथ थे ये, और ये सिरोही का इतिहास का ये प्रसिद्ध युद्ध था दातानी का युद्ध। इसके अंदर ये वीर गति को प्राप्त हुए थे। अब जब महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था तो उनके सामने कुछ चुनौतियां थी। देखिए कौन कौन सी चुनौतियां थी। जैसे कि महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक 1572 ईस्वी के अंदर हुआ था, लगभग 32 साल की उम्र में, तो उस समय अकबर 1556 से इस दिल्ली पर शासक था, दिल्ली का बादशाह था। तो उसके सामने देखिए चित्तौड़गढ़ के ऊपर इसी अकबर का अधिकार था, क्योंकि मैंने आपको बताया था 1556-57 के अंदर या फिर 57-58 के अंदर आपको याद रखना है इसके ऊपर इसका अकबर का अधिकार हो गया था। और तीसरा आपका शाखा हुआ था इनके पिताजी महाराणा उदय सिंह जी के टाइम पे। तो वो उस टाइम में उनका चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर इनका अधिकार था। तो मुगलों का सबसे ज़्यादा विरोध करना या फिर मुगलों के विरुद्ध विद्रोह करते रहना, ये इनका एक पहली चुनौती थी। दूसरी, मेवाड़ की आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई थी युद्ध के कारण, तो उस स्थिति को भी सुधारना ये दूसरी चुनौती थी। और तीसरा, मुगलों के अधीन थे जैसे चित्तौड़गढ़, मांडलगढ़, बदनौर, बेरार दुर्ग, ये सारे के सारे इनको वापस अपने अधिकार में करना, ये सारी की सारी उनकी चुनौतियाँ थी। अब जब महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 1572 ईस्वी में हुआ तो अकबर के द्वारा 4 दूत भेजे गए। उन 4 दूतों का क्रम भी हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है कि उनका क्रम क्या है, किस तरीके से है। ये देखिए, ज मा भट्टो, इस तरीके से आपको एक शॉर्ट फॉर्म याद रखनी है। ज का मतलब जलाल खां कोरची। जलाल खां कोरची को पहले भेजा था नवंबर 1572 में। इनको समझाने के तौर पे भेजा था महाराणा प्रताप के लिए कि भाई आप महाराणा या फिर बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार कर लीजिए और उनके कहे अनुसार अपने शासन को चलाते रहिए। तो इन्होंने उसकी या फिर उस अभियान को मतलब इन्होंने स्वीकार नहीं किया था। फिर मान सिंह फर्स्ट आए थे जून 1573 ईस्वी के अंदर, आपको याद रखना है, जो कि दूसरा जो दूत था वो अकबर की ओर से मान सिंह सेकंड फर्स्ट आए थे सेकंड, और थर्ड इनके पिताजी मान सिंह के पिताजी थे भगवंत दास जी, जो कि सितंबर 1573 के अंदर आए। और चौथा दूत जो आया था वो टोडरमल नाम से थे, वो दिसंबर 1573 के अंदर आए थे। तो इस तरीके से इनका क्रम हमेशा पूछा जाता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्रम। पहले क्रम में कौन थे, दूसरे में कब थे, कब आया था, सितंबर, इस तरीके से याद रखना है। नवंबर 1572 में एक ही आया था, बाकी सब 73 के अंदर आए थे इस तरीके से। और पहले जलाल खां थे, दूसरे, तीसरे, चौथे, ये आपको इस तरीके से आपको याद रखना है। जब इन्होंने किसी तरीके से इन चारों दूतों से दूतों ने इनको समझाने की कोशिश करी, लेकिन वो समझे नहीं, तो महाराणा प्रताप ने इनके ऊपर आक्रमण करने का प्लान बनाया था। अब वो कहाँ बनाया, कैसे बनाया, ये देखिए। समय था 18 जून 1576 का, या फिर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 21 जून 1576 को हल्दी घाटी के अंदर युद्ध हुआ था। उसकी रूपरेखा किस तरीके से थी वो देखिए।
अकबर ने जो अजमेर का किला है, जिसको मैगजीन दुर्ग के नाम से भी जानते हैं, वहाँ पर हल्दी घाटी युद्ध की योजना बनाई थी। उधर महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ दुर्ग में इस हल्दी घाटी युद्ध की रूपरेखा तैयार करी थी, किस तरीके से युद्ध होगा या फिर किस तरीके से इस युद्ध को अंजाम दिया जाएगा, इनकी सेना का क्या क्या किस तरीके से सारा रहेगा कार्यक्रम, वो सब इन्होंने वहाँ पे कुंभलगढ़ दुर्ग में उसकी रूपरेखा तैयार करी थी। मैगजीन दुर्ग से अकबर की सेना, उधर से उनके प्रधान सेनापति मान सिंह थे, क्योंकि मान सिंह का इन्होंने उदय झील, जो उदय सागर झील की पाल पर इन्होंने आमंत्रण किया था। इस तरीके से जब दूत बन के आए थे तो महाराणा प्रताप ने आके अमर सिंह आए थे, तो अमर सिंह के द्वारा उनका अपमान किया था। इस तरीके से भी आपको याद रखना है, जिससे क्रोधित हो गए थे और उन्होंने युद्ध करने की ठानी थी उस समय, और अकबर के प्रधान सेनापति बनकर आए थे, ये आपको याद रखना है। तो हल्दी घाटी युद्ध में प्रधान सेनापति कौन थे, तो आपको याद रखना है अकबर की तरफ से प्रधान सेनापति मान सिंह, जो कि आपके कछवार राजवंश आमेर के शासक थे, मान सिंह फर्स्ट। अब इनके सहायक आसफ खां, जो कि सेनापति बनकर आए थे, इनकी सेना मांडलगढ़ से आगे आती चली, और मांडलगढ़ से मोही, जो कि राजसमंद डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, मांडलगढ़ भिलवाड़ा में, फिर मांडलगढ़ से भूताला नामक स्थान पर आई, फिर भूताला से खमनौर राजसमंद के अंदर आके रुकी थी, जहां उस पर लगभग 80,000 सैनिक इनकी ओर से थे अकबर की तरफ से। उधर महाराणा प्रताप कुंभलगढ़ में इनकी रूपरेखा तैयार कर रहे थे, वहाँ से उनकी सेना लगभग 20,000 सैनिक की थी महाराणा प्रताप के पास, और ये लोसिंग गांव में आकर इनकी सेना रुकी। उसके बाद लोसिंग से ये गोगुंदा आके रुके थे, और गोगुंदा के अंदर फिर थोड़ा आगे चलते हुए हल्दी घाटी नामक स्थान राजसमंद के अंदर ये एक युद्ध हुआ था। देखिए, अब हम आगे बढ़ रहे हैं हल्दी घाटी युद्ध से रिलेटेड ही। देखिए, 18 जून 1576, ये तो एक समय है जिसका हम हल्दी घाटी युद्ध का समय मानते हैं, लेकिन गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 21 जून 1576 इसका वास्तविक समय माना जाता है। तो ये महाराणा प्रताप और अकबर के विरुद्ध इस तरीके से ये हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, इसके बारे में आपको याद रखना है। महाराणा प्रताप की ओर से देखिए 20,000 सेना थी। इनके पुंजा भील, जो कि प्रधान सेनापति के रूप में कार्य कर रहे थे, फिर हाकिम खां सूरी, जो कि हरावल सेना का नेतृत्व कर रहे थे। इस तरह से आपको याद रखना है। हकीम खां सूरी का खमनौर के अंदर ही मकबरा बना हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। ग्वालियर के राजा, जिन्होंने जगमाल को जब उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, तो आपको याद रखना है उनका विरोध किया था, तो वो दोनों अखेरा सोनगरा और राम सिंह तंवर, अखेरा सोनगरा पाली के शासक थे और अखेरा सोनगरा ही महाराणा प्रताप के नाना थे, यह भी आपको याद रखना है। राम सिंह, जो कि ग्वालियर के राजा थे, ये प्रताप की तरफ से लड़ रहे थे। कृष्णदास चुंडावत, जिन्होंने इनके कमर पर तलवार बांधी थी, वो भी इसी युद्ध के अंदर महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ रहे थे। नरसिंह डोडिया और जैसा और कैसा, ये चारण सेनापति थे, ये सब के सब महाराणा प्रताप की तरफ थे। जबकि अकबर की तरफ से बान सिंह फर्स्ट, जो कि प्रधान सेनापति था, फिर आसफ खां, जो कि सहायक सेनापति, और मुजाहिद बेग, जगन्नाथ कछवा, और माधो सिंह, मेहतर खां, बहलोल खां, बदायूनी जो कि इतिहासकार थे, ये सभी इनकी तरफ से, अकबर की तरफ से या फिर मुगल सेना की तरफ से ये इस युद्ध में शामिल हुए थे। इनकी सेना लगभग 80,000 सैनिक थे, जबकि महाराणा प्रताप के समय उधर 20,000 सेना ही थे। बदायूं ने जब युद्ध हुआ था, तो बदायूं ने अपने युद्ध के दौरान इसे अपनी जो दाढ़ी थी, वो इस युद्ध के खून से, जितना भी खून निकला था उससे भर दी थी, उससे खून से रंग दी थी, और उसने ऐसा बोला था, काफिरों का खून है, ऐसा भी आपको याद रखना है। बदायूं ने अपने दाढ़ी को खून से रंग दिया था। दूसरा, जब युद्ध हो रहा था तो युद्ध के दौरान काफ़ी कमज़ोर हो गई थी जो मुग़ल सेना थी, तो उन्होंने इसमें एक सेनापति था मेहतर खां ने एक झूठी अफवाह फैला दी थी कि बादशाह आ गए हैं।
अकबर आने की झूठी अफवाह फैलाने का कार्य किया था। बादशाह आने की झूठी, कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बादशाह आने की झूठी अफवाह हल्दीघाटी युद्ध में किसने फैलाई, तो वो था मेहतर खां। इस युद्ध का परिणाम क्या रहा, देखिए। महाराणा प्रताप की इस युद्ध में विजय हुई थी। महाराणा प्रताप इस युद्ध में जब घायल हो गए थे तो राज चिन्ह झाला बिद्दा या फिर उर्फ मन्ना हम लोग कह सकते हैं, उन्होंने मुकुट पहनकर युद्ध किया था। आपको याद रखना है, घायल अवस्था में उनको बाहर निकाला गया। उनका जो घोड़ा था महाराणा प्रताप का चेटक, जो कि उसमें घायल हो गया था, तो शक्ति सिंह ने अपना घोड़ा दिया था। शक्ति सिंह इनके सजनाबाई जो कि महाराणा उदय सिंह जी की पत्नी थी, और शक्ति सिंह जो कि सजनाबाई के पुत्र थे, तो ये आपस में भाई थे। इस तरीके से आपको याद रखना है। माता अलग है लेकिन पिताजी इनके महाराणा उदय सिंह जी थे। वही शक्ति सिंह जी का अपना घोड़ा जिसका नाम था नाटक, उस नाटक या त्राटक नामक, नाटक भी है, कभी कभी आपको त्राटक भी क्वेश्चन में आ जा सकता है। तो त्राटक नाम का घोड़ा शक्ति सिंह जी था, जो कि महाराणा प्रताप का जब चेटक घोड़ा घायल हो गया था तो उसको उसमें महाराणा प्रताप के साथ रहे थे। और इस चेटक का जो समाधि बनी हुई है आपको याद रखना है, बलीचा के अंदर बनी हुई है। इस तरीके से आपको याद रखना है। महाराणा प्रताप की तरफ से और जो मुगल सेना के अंदर जो हाथी थे, तो वो हाथियों के बारे में भी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको याद रखना है। महाराणा प्रताप का राम प्रसाद और लूणा नामक 2 हाथी थे। इस युद्ध के बाद राम प्रसाद नामक हाथी को अकबर या मुगल सेना कैद करके लेके चली गई, और इस युद्ध के बाद अकबर ने राम प्रसाद का नाम बदलकर पीर प्रसाद रख दिया था। ये आपको याद रखना है, जिसमें काफ़ी इस राम प्रसाद जो कि इसको काफ़ी कष्ट दिया था, तो ये ही आपका राम प्रसाद जो कि हाथी था। दूसरा मानसिंह या फिर जो मुगल सेना थी उसके मानसिंह का हाथी था मर्दाना, अकबर का हवई, और गजराज, गजमुक्ता और रणबदार, इस तरीके से भी इनके हाथी रहे थे। ये आपको याद रखना है। हल्दीघाटी युद्ध के बाद कुछ कथन इस तरीके से आए, अलग अलग जितने भी इतिहासकार हुए थे उन्होंने अपने अनुसार मत दिए थे। जैसे कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा गया इस युद्ध को, अबुल फजल के अनुसार खमनोर का युद्ध कहा गया, बदायूनी ने इसको गोगुंदा का युद्ध बताया था, और दूसरा इसका बनास का युद्ध भी कहते हैं, फिर हाथियों का युद्ध भी इसको माना जाता है। आपको याद रखने के लिए मैं आपको थोड़ा सा ट्रिक बता देता हूँ। जैसे कर्नल और थर्मल, यानी न के ऊपर रह रहा है, तो थर्मोपल्ली के ऊपर भी म के ऊपर बीच वाले पे रह रहा है। तो आपको याद रखना है कभी कि कौन सा युद्ध को किस इतिहासकार ने क्या बोला था इस हल्दीघाटी युद्ध के से रिलेटेड ही। तो कर्नल यानी थर्मल, कर्नल जेम्स टॉड ने मेवाड़ की थर्मोपल्ली बोला था। अबुल फजल ने अबू खमण, इस तरीके से आपको याद रखना है। अबू खमण यानी अबुल फजल ने इसको खमनोर का युद्ध कहा था, याद रखिए। बदायूनी ने गोगुंदा यानी बदा गोगुंदा, दोनों के बीच में, दोनों के लास्ट में दा आ रहा है, तो गोगुंदा बदायूनी, इस तरीके से आपको याद रखना है। ये छोटी सी ट्रिक थी, याद रखिए। हल्दीघाटी युद्ध के समय प्रताप की सेना का जो केंद्र बिंदु था वो ढोलाना गांव था, ये भी ढोलान गांव याद रखना है। और जब इनका घायल हो गए थे तो इनको कोलियारी गांव उदयपुर में लाया गया था, और जहां पे उनका कोलियारी गांव में इलाज चलाया गया, जिससे कि वो फिर स्वस्थ हुए थे। इस युद्ध के दौरान घायल हो गए थे हल्दीघाटी युद्ध के बाद। इसको बनास का युद्ध या हाथियों का युद्ध भी हम लोग कहते हैं, इस तरीके से भी आपको याद रखना है। स्वतंत्रता प्रेमियों की शरणस्थली भी कहा जाता है, याद रखिए। स्वतंत्रता प्रेमियों की शरणस्थली कौन से युद्ध को माना जाता है शरणस्थली? हल्दीघाटी युद्ध को। A.L. श्रीवास्तव ने इसे बादशाह बाग कहा था। क्या कहा था? बादशाह बाग। शक्ति सिंह जी, ये आपको मैंने बता ही दिया था, महाराणा प्रताप का साथ दिया था इन्होंने लास्ट के अंदर, और यह इनका घोड़ा था त्राटक या फिर नाटक, जिनका चेटक जब घायल हो गया था पैर में उनके लगने की वजह से, तो महाराणा प्रताप का साथ इसी जो त्राटक शक्ति सिंह का घोड़ा था उससे उनको युद्ध क्षेत्र से बाहर निकाला था।
चेटक का समाधि बलीचा में बनाया गया है। जो कि दूसरा, ये चेटक और जो नाटक घोड़े हैं ये दोनों काठियावाड़ी नस्ल के गुजरात के घोड़े हैं, आपको आज याद रखना है। पंडित सदाशिव भट्ट के अनुसार हल्दी घाटी का कारण क्या माना गया है, तो वो मानसिंह फर्स्ट और प्रताप के बीच में नाराजगी, जो कि आपको पता था, मैंने आपको बताया उदय सागर झील के ऊपर उनका दूसरा जो दूत बनकर आए थे अकबर की तरफ से, उनको समझाने के या फिर अधीनता स्वीकार करने हेतु, लेकिन अकबर के महाराणा मानसिंह फर्स्ट के मिलने आए थे, लेकिन मानसिंह फर्स्ट से महाराणा प्रताप न मिलकर उनके पुत्र अमर सिंह को इनसे भेंट करने के लिए भेज दिया था, तो उससे वो नाराज हो गए थे। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार ये जो युद्ध था वो अनिर्णित युद्ध माना गया था। राज प्रशस्ति जो कि महाराणा राज सिंह जी के द्वारा उत्कीर्ण की गई थी, उसमें राणा प्रताप की विजय का उल्लेख किया गया है। बदायूं के अनुसार एक ग्रंथ लिखा गया था मुंतखन उल तवारीख, उसके अनुसार कल बदायूं ने इसके अंदर जो बदायूं था उसने इस युद्ध का आंखों देखा हाल उसके अंदर लिखा था। आंखों देखा वर्णन किस ग्रंथ के अंदर है, तो मुंतखन उल तवारीख, उस जो कि बदायूं के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। आगे देखिए, जैसे ही इस युद्ध के बाद अकबर ने मेवाड़ का जो उदयपुर था उसका नाम उन्होंने जिस तरीके से उसका एक हर बार नाम बदलने की जो प्रक्रिया थी वो उसने जारी रखते हुए यहाँ का भी नाम बदल दिया था और मुहम्मदाबाद इसका नाम रख दिया था। इस युद्ध के बाद उन्होंने शाहबाज खान को 3 बार भेजा था। शाहबाज खान को 3 बार किस तरीके से कब भेजा आपको याद रखना है। देखिए, 15 अक्टूबर 1577 के अंदर भेजा था, दूसरा 15 दिसंबर 1578 को भेजा और तीसरा 15 नवंबर 1579 को भेजा था। कुंभलगढ़ का जो युद्ध था वो 3 अप्रैल 1578 का रहा था इस तरीके से। दूसरा, इस युद्ध में महाराणा प्रताप जो था वो छाछन की पांड्या उदयपुर में चले गए थे, इस तरीके से भी आपको याद रखना है। शाहबाज खां वर्सेज राव जो राणा थे सोनगरा, उसके बाद ये जो महाराणा प्रताप के सेनापति थे सिंगल सूजा, ये दोनों मिलकर इस शाहबाज खां को के विरुद्ध इस तरीके से लड़े गए थे। इसके अंदर शाहबाज खां जो कि विजय हुए थे। 1580 ईस्वी के अंदर अब्दुल रहीम खान ने खाना इनके बीच में इस तरीके से रहा था, जिसमें राणा प्रताप प्लस वर्सेज ये जो महाराणा प्रताप के राजकुमार थे जिनका नाम था अमर सिंह फर्स्ट, अमर सिंह के बीच में ये रहा था 1580 ईस्वी के बीच में। मुगल थाने की जो कि आपको याद रखना है थाने स्थापित किए गए थे, कहाँ पे, या फिर चौकियाँ स्थापित कर रखी थी, तो वो भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, सब में द आएगा ही आएगा। देखिए, द से दिवेर, द से देसूरी, द से देबारी, द से देवल, ये आपको केवल जिला ही अलग अलग है, लेकिन सब में इस तरीके से द ही से ही शुरू होगा। अकबर के द्वारा ये सारी मुगल थाने स्थापित किए गए थे। दिवे राजसमंद के अंदर है, देसूरी पाली के अंदर है, देबारी उदयपुर में है और देवल आपका डूंगरपुर के अंदर है। अब आगे देखिए, लगभग 36 उन्होंने पुलिस चौकियाँ स्थापित कर रखी थी कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़ के बीच में। आपको इस तरह से याद रखना है, कुंभलगढ़ के ऊपर मुगलों का अधिकार था और चित्तौड़गढ़ के ऊपर भी मुगलों का अधिकार था। महाराणा प्रताप गोगुंदा से देवगढ़ तक का जो बीच में क्षेत्र है वहाँ पे अपना अधिकार कर रहे थे और अपना छुप के रणनीति कर रहे थे कि इन मुगलों को यहाँ से किस तरीके से बाहर निकाल दिया जाए। जोग मंडी वहाँ पे योगी थे रूपनाथ जी, उनसे इन्होंने आशीर्वाद लिया था महाराणा प्रताप ने, और मगराचल के राजपूतों ने इनका साथ दिया था और इनको ऐसा बताया था कि विजय आप ही अवश्य होंगे। इस तरीके से अपना युद्ध जारी रखिए। मगराचल युद्ध की योजना बनाई थी
गोकुलगढ़, गोकुलगढ़ के अंदर गुप्त योजना या फिर इनकी गुप्त राजधानी के रूप में थी गोकुलगढ़, आपको याद रखना है महाराणा प्रताप की। उंडेश्वर जो कि दिवेर के अंदर यहाँ पे एक महादेव जी का मंदिर है, वहाँ पर उन्होंने दिवेर युद्ध की जो कि रूपरेखा तैयार करी थी। इस युद्ध से पहले तथा बाद में महाराणा प्रताप ने इस उंडेश्वर महादेव जी के यहाँ पे पूजा अर्चना की थी, आपको याद रखना है। आड़ा मथारा एक पहाड़ी है, आड़ा मथारा दिवेर के जो युद्ध हुआ था उस युद्ध के अंदर इन्होंने यहीं से युद्ध की घोषणा करी थी, आपको याद रखना है। युद्ध का ऐलान कौन से पहाड़ी से किया था, तो आपको याद रखना है आड़ा मथारा। रानाखेत, रानाखेत एक मैदान है जो दिवेर के अंदर है, दिवेर राजसमंद के। यहाँ पे अमर सिंह जी ने भाला फेंक कर सुल्तान खां की हत्या कर दी थी, इस तरीके से भी आपको याद रखना है। रानाखेत, इसका नाम वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रक्त बहने के कारण इसका राना यानी लाल हो गया था रक्त, तो राता खेत या राना खेत इस तरीके से भी आपको, यानी हमारे मेवाड़ के अंदर लाल को राता बोलते हैं। कौन सा हो गया, लाल को, लाल जो रंग है उसको राता रंग भी कहते हैं। क्या कौन सा रंग है, राता, लाल या फिर राता, क्योंकि ये देसी भाषा है, यहाँ की लोकल लैंग्वेज है। आगे देखिए हाथी पाटा, हाथी पाटा क्या चीज़ है, देखिए बहलोल खां का यहाँ पे वध कर दिया था और यहाँ इनके हाथी की मृत्यु हो गई थी, बहलोल खां के हाथी पाटा के यहाँ पर। अब देखिए राणा का ढाणा, देखिए राणा का ढाणा क्या चीज़ है, महाराणा प्रताप का निवास स्थान को हम क्या कहते थे, राणा का ढाणा कहते थे। अब देखिए आगे गौरी धाम, एक शक्ति पीठ पूजा या फिर शक्तिपीठ स्थान है गौरी धाम, और काफ़ी यहाँ पे पर्यटक आते हैं। देखिए छापली, छापली क्या है, गांव का नाम है। देखिए महाराणा प्रताप ने छापामार युद्ध पद्धति के कारण इसका नाम छापली रखा था, और छापली इससे पहले जो इसका नाम था वो धोरण नाम रखा गया था, या फिर धोरण नाम था इसका। फिर उसके बाद छापामार पद्धति की वजह से महाराणा प्रताप के यहाँ पे इसका नाम छापली रख दिया। पंचम हुआ ये जो है, देखिए योगी साधुओं की समाधियाँ यहाँ पे बनी हुई है, इसलिए इसको पंचम हुआ नाम से जानते हैं। दिवेर युद्ध में इन्होंने साथ दिया था, पंचम हुआ। दिवेर छापली का युद्ध है, ये 26 अक्टूबर 1582 ईस्वी को हुआ था। दिवेर छापली जो कि राजसमंद के अंदर है, ये सुल्तान खां वर्सेस महाराणा प्रताप व अमर सिंह फर्स्ट के बीच में हुआ था, जिसमें महाराणा प्रताप विजय हुए थे। महाराणा प्रताप ने जो महाराणा प्रताप के गौरव का प्रतीक इसको कहा गया था, ये भी आपको याद रखना है। 1584 ईस्वी में जगन्नाथ कछवा अंतिम बार युद्ध करने आए थे। उसके बाद 1585 से लगाकर कभी भी 1584 मान लीजिए, 1584 से 1597 जब तक महाराणा प्रताप जीवित रहे थे तब तक अकबर ने किसी तरीके से कोई आक्रमण नहीं किया था। और 1585 ईस्वी में महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया था। तो इस तरीके से भी आपको याद रखना है कि 1585 में या फिर उसके बाद महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, तो चावंड उदयपुर के अंदर बनाई थी। 1584 से 1597 ईस्वी तक अकबर ने कोई किसी तरीके से महाराणा प्रताप की तरफ अपने मेवाड़ पर आक्रमण नहीं किया था। इतिहासकार इसे ऐसा भी मानते हैं अकबर के द्वारा अघोषित संधि। देखिए चावंड जो कि उदयपुर अब नई राजधानी महाराणा प्रताप की 1585 से चल रही थी, इसको संकटकालीन राजधानी कहा जाता है। चामुंडा नदी के किनारे पर होने की वजह से ये चावंड जो कि गांव का नाम पड़ा था। यहाँ पर चामुंडा माता का मंदिर का निर्माण करवाया था महाराणा प्रताप ने, जो कि महाराणा प्रताप की आराध्य देवी मानी जाती हैं। कौन सी, चामुंडा माता। आगे देखिए महलों का इनके द्वारा निर्माण करवाया गया था यहाँ पे चावंड में, जो कि आज भी स्थित हैं खंडर के रूप में, और जो कि आपको याद रखना है। ये जो महल है इनका निर्माण एक अलग पद्धति से किया गया था, जिसका नाम इस तरह से एकाशीति पद वास्तु। इसका मतलब इसमें यूँ है कि दुश्मन केवल एक बार आ सकता है, लेकिन जाने के लिए जगह नहीं है। इस तरह से गोलाकार आकृति में बने हुए हैं। इसी चावंड के यहाँ से चित्रकला की शुरुआत हुई थी, और 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप का देहांत हो गया था। आपको याद रखना है महाराणा प्रताप का देहांत किस तारीख को हुआ था,
19 जनवरी 1597 ईस्वी। आगे देखिए बारडोली जो कि उदयपुर के अंदर है, यहाँ पे महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी बनी हुई है और महाराणा प्रताप के गुरु का नाम राघवेंद्र था। इनके दरबारी कवि के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है चक्रपाणि मिश्र। राज्याभिषेक पद्धति जो कि राजवल्लभ पद्धति, ये इनके जो दरबारी कवि थे चक्रपाणि मिश्र, इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ मुहूर्तमाला जो कि मार्तंड के नाम से जाना जाता है। इनके लगभग 11 रानियाँ थी। अजबदेव पंवार जो कि सिरोही की थी। देखिए इन्हीं अजबदेव पंवार से जो अमर सिंह थे, अमर सिंह फर्स्ट, इनके ही पुत्र थे। ये भामरक पंवार की बेटी थी अजबदेव पंवार, और प्रताप के संकटकालीन जो परिस्थिति थी उस समय इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अजबदेव पंवार ने साथ दिया था इनका। अमर सिंह के बेटे थे, मैंने आपको बता दिया था। महाराणा प्रताप के 11 रानियों से लगभग 17 बेटे थे और 5 बेटियां थी, ये भी आपको याद रखना है। राणा जी महाराणा प्रताप के जब अंतिम समय में परिवार को जो सुझाव दिए गए थे, क्या क्या सुझाव दिए थे, ये भी आपको याद रखना है। इस तरीके से सुझाव दिए थे कि मुगलों से कभी भी संधि नहीं करना है। दूसरा, हो सके तो चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़ दुर्ग को वापस मेवाड़ के अंदर मिलाना है, क्योंकि लगभग 85% महाराणा प्रताप ने मुगलों से छीन लिए थे वापस अपने क्षेत्र को। तो बाकी बचे हुए जैसे कुंभलगढ़ दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, तो उसको भी अपने अधिकार में मिलाने के लिए उन्होंने ऐसा बोला था। महाराणा प्रताप कभी भी इन दुर्गों में नहीं गए थे, ये भी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे कौन से दुर्ग है जब महाराणा प्रताप इन दुर्गों में नहीं गए थे। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग और मांडलगढ़ का दुर्ग है, इसके अंदर महाराणा प्रताप कभी भी नहीं गए थे। महाराणा प्रताप शासन जो चलाया गया था वो सारा का सारा लगभग कुंभलगढ़ दुर्ग से चलाया था, लेकिन अंतिम समय में चामुंड उनकी राजधानी थी, तो 1585 ईस्वी से चामुंड में रहने लगे। उसके बाद ये कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़ का दुर्ग था वो इन मुगलों के अधीन हो गया था। राजमहलों की क्रांति मैंने आपको बताया था, जब महाराणा प्रताप गद्दी पर बैठे थे तो राज्याभिषेक को राजमहलों की क्रांति कहते थे। पृथ्वीराज राठौड़ जिसको पीथल कहा जाता है, पाथल और पीथल एक कविता है, आपको पता होना चाहिए, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बताया गया है। महाराणा प्रताप को पाथल कहा गया है उसमें, और महाराणा प्रताप को पाथल और पृथ्वीराज राठौड़ को पीथल कहा गया है। पत्र व्यवहार का वर्णन इस मतलब कविता के अंदर पाथल और पीथल के अंदर किया गया है। मचीन एक गुफा है जिसमें सैनिकों को रखने और फिर छुपाने का स्थान था मचीन। मायरा, देखिए मायरा जो कि शस्त्रागार था, मतलब सारे शस्त्र रखने का स्थान मायरा कहलाया। मायरा एक जगह है। महाराणा प्रताप का जो अगर क्रम पूछा जाए शासक में तो कौन सा क्रम था, तो आपको मेवाड़ में याद रखना है 54वां 54वां स्थान था महाराणा प्रताप का। 2013 के अंदर सोनी टीवी पर एक धारावाहिक आया था वीर पुत्र, भारत का वीर पुत्र, तो वो महाराणा प्रताप से रिलेटेड ही था। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि इनके ऊपर एक फिल्म भी बनी हुई है, तो वो थी आपकी महाराणा प्रताप। 1946 के अंदर ही बनी थी, जो कि जयंत देसाई ने बनाई थी। महाराणा प्रताप नामक एक फिल्म बनाई थी। और 2013 के अंदर सोनी टीवी पर धारावाहिक आया था भारत का वीर पुत्र, तो मैंने थोड़ा उल्टा बता दिया था, तो आपको थोड़ा इसमें करेक्शन कर दीजिए। भारत का वीर पुत्र नामक धारावाहिक था, लेकिन महाराणा प्रताप नाम से फिल्म थी। जो धारावाहिक था उसमें बाल प्रताप का रूप फैजल खान ने मतलब इस तरीके से उनके द्वारा ये प्रस्तुत किया गया था, और बाल प्रताप का था, और महाराणा प्रताप का शरद मल्होत्रा के द्वारा प्रस्तुत किया गया था पूरे धारावाहिक के अंदर। आगे देखिए, महाराणा प्रताप खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। सबसे पहले अगर किसी को दिया गया था वो आपको याद रखना है लिम्बाराम को महाराणा प्रताप खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, जो कि राजस्थान के अंदर दिया जाता है। आवरगढ़ क्या, देखिए महाराणा प्रताप की अस्थायी राजधानी थी आवरगढ़, और स्थायी राजधानी चामुंड थी। धोलिया गांव क्या है, देखिए महाराणा प्रताप के महलों के अवशेष आज धोलिया जो गांव है वहाँ पे महाराणा प्रताप के महलों का अवशेष मिलते हैं।
भामाशाह, भामाशाह के बारे में काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। भामाशाह कौन कौन है, मेवाड़ के उद्धारक कौन कौन है, मेवाड़ के रक्षक कौन कौन है, ऐसा आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो उसके अंदर देखिए भामाशाह, जो कि भामाशाह पाली के थे, इन्होंने जब मुग़लों से महाराणा प्रताप युद्ध कर रहे थे तो खजाना खाली हो गया था, तो 20,000 स्वर्ण मुद्राएं इन भामाशाह के द्वारा दी गई थी, सहायता करी गई थी। और भामाशाह चूलिया गांव में इनकी भेंट हुई थी भामाशाह की महाराणा प्रताप के द्वारा के साथ चूलिया गांव में, ये भी आपको याद रखना है, जहाँ पे इन्होंने 20,000 स्वर्ण मुद्राएं दी थी। और ऐसा माना जाता है मेवाड़ का दानवीर, मेवाड़ का कर्ण अगर किसी को कहा जाता है तो वो भामाशाह को कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड को मेवाड़ का दानवीर कहा गया था। मारवाड़ का जो मेवाड़ के हम कह सकते हैं रक्षक कौन कौन हैं, तो भामाशाह एक, दूसरा राणा हमीर। जब रावल शाखा ख़त्म हो गई थी तो उसके बाद राणा हमीर ने ही मेवाड़ का जो उद्धारक हम लोग कह सकते हैं, और एक और महाराणा प्रताप, जिनको भी मेवाड़ का रक्षक माना जाता है, कहा जाता है। तो इस तरीके से आज आपने काफ़ी लंबा ये टॉपिक रहा था और मैंने लगभग हर इसमें एक एक वर्ड, एक एक लाइन को मैंने टच किया है। मेवाड़ के अंदर अगर महाराणा प्रताप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको इस कंटेंट से बाहर नहीं मिलेगा, इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए। ये जो मेरे हैंड रिटन नोट्स मैंने तैयार किए हैं, इनको आप कहीं अपने जगह लिख लीजिए, एक दो जगह नोटबुक के अंदर, और इनको जब भी आपको टाइम मिले इसको रिवाइज करते रहिए, तो ये मैटर आपको याद हो जाएगा। एक दो बार पढ़ने से आपको याद होगा। आप ये चाहेंगे कि मैं एक बार पढ़ लूँ, तो ये सब पॉसिबल नहीं है। राजस्थान का कोई भी एक कम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो उसके अंदर 100% इससे क्वेश्चन आएगा। मेरा यह प्रयास हैंड रिटन नोट्स का कैसा लग रहा है आपको, इसकी प्रतिक्रिया लाइक कमेंट के साथ करिए। अन्य तक पहुंचाने के लिए इसको शेयर कीजिए, जिससे नॉलेज बढ़े। चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाले सारे वीडियो उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले और आप अपने नॉलेज को और बढ़ा सकें, नॉलेज के अंदर चार चांद लगा सकें। मिलते हैं आगे। मेवाड़ के जितने भी राणा शाखा के महाराणा हुए हैं, अमर सिंह जी से लगाकर आगे हम सब लोग पढ़ते जाएंगे। मिलते हैं नए वीडियो में। नमस्कार। ओके।